एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, और उसको खत्म करने के बाद हम लास्ट के 20-30 मिनट्स में हम डाइपोल ध्यान देंगे। तुम लोग मुझे याद दिला देना अगर मैं ज्यादा फ्लो में जज्बात में बह जाऊं और कैपेसिटेंस, तो मुझे आप 20-25 मिनट पहले याद दिला दीजिएगा ताकि हम डाइपोल के बारे में भी डिस्कशन कर लें। ठीक है बेटा? चलिए ठीक है। तो कल की क्लास में जितने भी 3 लेक्चर हमने कैपेसिटेंस के बारे में लिए हैं, तो लास्ट क्लास में हमने चार्ज शेयरिंग ऑफ द कैपेसिटेंस देखा था। ठीक है, आई होप यू रिमेंबर दैट। याद है? बोलो भाई, याद है कि नहीं? कि अगर एक कैपेसिटेंस लिया C1, वोल्टेज V1 और चार्ज Q1, और दूसरा कैपेसिटेंस लिया कैपेसिटेंस C2, वोल्टेज V2 और चार्ज Q2 इज इक्वल टू CV, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्ट करने के बाद क्या होगा? चार्ज फ्लो करने रहेगा। और कब तक फ्लो करेगा बेटा? When up till what time the charges will keep on flowing? कब तक फ्लो करेगा? बोलो ना सर, जब तक चार्ज पोटेंशियल के इक्वल ना हो जाए। चार्ज पोटेंशियल इक्वल है? ये कैसी बात कर रहा है? समझा नहीं मैं। सर वोल्टेज के इक्वल सर, चार्ज फ्लो टिल बोथ गेट इक्वल पोटेंशियल। हाँ एग्जैक्टली, चार्ज विल फ्लो until the both the कैपेसिटेंस विल, यानी दोनों का कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा और चार्ज जो है चार्जेस इंक्रीज डिक्रीज होंगे। इसको मान लिया C1 कॉमन पोटेंशियल V1 और ये Q1 डैश। तो कुछ फॉर्मूला निकाला था मैंने कॉमन पोटेंशियल का, टोटल चार्ज को Q बिफोर इज इक्वल टू Q आफ्टर करके। ठीक है, तो ये था तो मेरा बिफोर वाला, और ये है कॉम्बिनेशन आफ्टर वाला। तो डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द वोल्टेज आफ्टर कंबाइनिंग कॉमन पोटेंशियल कॉमन वोल्टेज? क्या आया था? याद है क्या? बोलो जरा, नोट्स पलट के देखो अगर याद नहीं है तो। नोट्स पलट के देखो अगर याद नहीं है तो, एंड टेल मी द आंसर। ये क्या था? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। नोट्स बनाते कि नहीं बेटा? नोट्स नहीं बनाते तो कोई फायदा नहीं लेक्चर करने का, बिकॉज आफ्टर सम टाइम यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। अच्छा, और जो न्यू चार्ज आता है Q1 डैश वो कितना आया था और Q2 डैश कितना आया था? चार्ज बैलेंस करने के बाद, वोल्टेज इक्वल करने के बाद Q1 डैश क्या आता है? C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q टोटल, और ये आ गया था C2 अपॉन C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई Q टोटल। Q टोटल का मतलब है टोटल चार्ज, Q1 प्लस Q2, ये था मेरा Q टोटल। ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी का लॉस भी हुआ था। एनर्जी का लॉस, आप जब U बिफोर निकालते हैं और U आफ्टर निकाला आपने, तो आपने ये देखा था कि जो आफ्टर वाली एनर्जी है वो बिफोर वाली एनर्जी से कम है, तो कुछ लॉस हुआ था एनर्जी। उस लॉस का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। कैन यू टेल मी व्हाट वाज द फॉर्मूला व्हिच यू गॉट? क्या फॉर्मूला आया था लॉस का? सर, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 C1 प्लस C2, वेरी गुड, into मल्टीप्लाई बाय V1 minus V1 V2 माइनस whole V2 square। होल स्क्वायर, वेरी गुड, ये आया था लॉस का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने कल के लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं और उसका आप मुझे आंसर दीजिए। ठीक है, चले बेटा, ये सब तो लास्ट क्लास, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, तो हमने कल की क्लास में कर लिया। चलो बताओ, अब मैं कह दूं कि एक अनचार्ज कैपेसिटर, एक अनचार्ज 20 माइक्रोफैरड का, क्या बेटा? अनचार्ज, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं था, और दूसरा कैपेसिटर था चार्ज था, जिसका फॉर एग्जांपल मान लेता 40 माइक्रोफैरड का, और इसका वोल्टेज था 60 वोल्ट। इसको मैंने कनेक्ट किया, एक दोनों को एक साथ कनेक्ट किया, और ये रहा मेरे पास स्विच। चलो जल्दी बताओ, जब स्विच ऑन कर दूंगा, स्विच ऑन करने के बाद आपसे कई सारी चीजें पूछ रहा हूं, बताओ मेरे पास कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, चार्ज क्या होगा दोनों पे, फाइनली चार्ज ऑन बोथ, और कितना एनर्जी लॉस होगा इस प्रोसेस में। चलो, स्विच ऑन करने के बाद अभी एक है अनचार्ज, अनचार्ज का मतलब वोल्टेज क्या है? 0, चार्ज क्या है? 0, और दूसरा वाला जो है चार्ज है 60 वोल्ट पे। सो व्हाट विल बी द कॉमन पोटेंशियल, कॉमन वोल्टेज, जिसको हम बोल सकते हैं चार्ज क्या होगा, एनर्जी कितना लॉस होगा इस प्रोसेस में। एक को C1 मान लो, एक को C2 मान लो,
इसको V1 मान लो, इसको V2 मान लो, इधर Q1 मान लो, इधर Q2 मान लो। चलो बेटा जल्दी बताओ सॉल्व करके, बहुत ही सिंपल है, कंसेप्ट हम समझ चुके हैं, हमें बस फॉर्मूला अप्लाई करना और आंसर बताना है। कंसेप्ट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। क्या बात है, आज बिल्कुल लो रिस्पॉन्स आ रहा है। फॉर्मूला लगाओ और आंसर बताओ मुझे। कॉमन पोटेंशियल क्या होगा? V का मतलब मैंने लिखा है, V इज व्हाट? कॉमन पोटेंशियल। जब दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे तो दोनों का कॉमन पोटेंशियल क्या अचीव हो जाएगा? व्हाट विल बी द कॉमन पोटेंशियल व्हिच विल बी अचीव्ड? और फाइनली दोनों पे चार्ज क्या होगा? दोनों कैपेसिटर के प्लेट्स पर। और इस प्रोसेस में कितना एनर्जी लॉस होगा? बहुत से स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं 13 मिनट बाद, तो यार मुझे समझ में नहीं आ रहा उनको क्या ही फायदा होगा लेक्चर का। मस्ती करने आ रहे हो क्या? ऑनलाइन क्लास है तो जब चाहे आए, जब चाहे चले गए, मन किया बीच में आ गया। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स का वीडियो गलती से ऑन हो जाता है तो देखता हूँ कि बेड पे लेटे हुए हैं, कभी कभी दिखता है ग्राउंड में खेल रहे हैं, किसी का सड़क दिख जाता है, गलती से वीडियो ऑन हो जाता है। तो एक भी आंसर नहीं आ रहा मेरे पास यार। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला तो याद होना चाहिए तुमको। मन कर रहा है क्लास बंद करके चला जाऊं मैं, वाकई में एकदम इरिटेट हो गया मैं। हाँ जी, 60 वोल्ट। 60 वोल्ट कैसे हो जाएगा? नहीं 60 तो नहीं होगा। 60 वोल्ट तो अकेले अकेले 40 माइक्रोफैराड वाले का है। यार तुम्हारे सामने पीछे फॉर्मूला लिखा है, क्या तुम ये फॉर्मूला रख भी नहीं सकते? कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है, चार्ज का फॉर्मूला है, एनर्जी लॉस का फॉर्मूला है, बस इसमें वैल्यू रख के आंसर निकालना है। अगर आप ये भी नहीं कर पाएंगे तो भाई इसका मतलब मेरे अंदर पोटेंशियल नहीं है पढ़ाने की, मुझे पढ़ाना छोड़ देना चाहिए, वाकई में। ठीक है आकाश, कोई बात नहीं, अगर आपका जेन्युइन लॉजिक है कोई बात नहीं, मुझे आंसर दीजिए भाई इसका, वरना फिर मैं आज की क्लास बंद कर दूंगा। 1230 वोल्ट कैसे हो जाएगा बेटा? 60 वोल्ट तो वो लेकर आया है, तो जो जब डिवाइड करेंगे तो 60 से कम ही ना होगा, ज्यादा कैसे हो जाएगा? डिम्पल फिर से देखिए बेटा। यार एक तरफ आप लोग बोलते हो कि सिलेबस स्लो चल रहा है, ठीक है, आपका कोऑर्डिनेटर हमसे बोलता है कि सर आप तेज पढ़ाओ, और क्या घंटा तेज पढ़ाएंगे ऐसे? एक छोटा सा प्रॉब्लम है, जो पिछले स्लाइड पे फॉर्मूला लिख दिया, आप वैल्यू रख के मुझे आंसर नहीं दे पा रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, मैं बीच में बंद कर दूंगा क्लास, वाकई में। और आप लोग कहते हो कि सर जल्दी पढ़ाए, क्या जल्दी पढ़ाए यार, जब आप कुछ बता नहीं पा रहे हो इतने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को। या फिर मैं भी बिल्कुल सरकारी आदमी बन जाता हूँ और बस लिखता जाऊं, और आप नोट करो चाहे मत करो, मेरे से फर्क नहीं पड़ता। मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? Am I audible? यार एक स्टूडेंट कह रहा है मेरी आवाज नहीं आ रही है। सिक्सटी वोल्ट कैसे आप लोग आंसर दे रहे हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा। 220 वोल्ट बोला। 220 वोल्ट कैसे हो जाएगा सर? तुम सोचो खुद। 60 वोल्ट तो वो टोटल है, और दूसरा वाला अनचार्ज। अनचार्ज का मतलब उस पर कोई वोल्टेज है ही नहीं, चार्ज जीरो है, तो ये तो पहला वाला तो जीरो हो गया, दूसरा वाला 60 हो गया। तो तुम खुद सोचो, अगर 60 वोल्ट लेके आ रहा है कैपेसिटर और दूसरा वाला जो है जीरो पे है, तो वोल्टेज कहीं इन दोनों के बीच में आएगा ना, ज्यादा कैसे हो जाएगा? अभी भी आप लोग जो है पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। स्टिल यू आर नॉट गिविंग आंसर। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था भाई? C1V1 40। चलो कमेंट बॉक्स में लिख दो, जरा कमेंट बॉक्स में लिख दो।
अपॉन C1 प्लस C2। अनचार्ज का मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, मतलब Q इज इक्वल टू CV, वोल्टेज भी क्या हो गया, 0 हो गया। आदित्य भुले, क्या नाम है, आदित्य भुरिया, 40 वोल्ट। 40 C1 कितना मान लिया मैंने, 20 इंटू 0 प्लस C2 क्या है 40 माइक्रो, माइक्रो को बाद में और इंटू 60 अपॉन C1 प्लस C2। C1 20 और ये क्या हो गया C2 20 माइक्रो। तो ये हो गया 6 4 24 2400 माइक्रो में आ रहा है। ठीक है, तो माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, 10 पावर माइनस 6 अपॉन 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 60। तो 40 आ रहा है बेटा, 40 वोल्ट। तो 40 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। यार इसमें क्या, कौन सा रॉकेट साइंस है जो तुम नहीं कर पा रहे थे, 1 घंटे से मुझे बुलवा रहे हो। सो दोनों का कॉमन पोटेंशियल 40 वोल्ट हो जाएगा, मतलब स्विच ऑन करने के बाद स्टेडी स्टेट अचीव होगा और दोनों कैपेसिटर्स, ये आ जाएगा 40 वोल्ट पे और ये भी क्या होगा 40 वोल्ट पे। अब तुम चार्ज बता सकते हो मुझे, चार्ज कैसे बता सकते हो, Q इज इक्वल टू CV से बता सकते हो। V1 0 कैसे होगा बेटा, आप एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि ये अनचार्ज था। अनचार्ज का मतलब क्या था, इसका Q था 0। जब Q V इज इक्वल टू Q बाई C, जब Q 0 है तो वोल्टेज भी तो 0 ही होगा। अनचार्ज लिखा हुआ है ना, आप एक बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ वेदांत कि V1 जो है 0 इसलिए क्योंकि वो अनचार्ज है। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। अनचार्ज कैपेसिटर मतलब वोल्टेज क्या है, 0 है। अब आप देखो इसमें, अब आप फाइनल, इसको मैंने Q1 मान लिया था, Q1 0 था और इसको मैंने मान लिया था Q2। अब कनेक्शन के बाद इसको Q1 डैश मान लूं, इसको क्या मान लूं Q2 डैश। तो अब तुम Q1 डैश का चाहे तो तुम उस वाले फॉर्मूले से निकाल लो, ये वाला फॉर्मूला जो है क्या बोलते हैं, दिस वन C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q टोटल, या आप Q इज इक्वल टू CV से भी निकाल सकते हैं क्योंकि वोल्टेज आपको पता चल गया। मैं दोनों से करके दिखाता हूँ तुमको, दैट आई विल गेट द सेम आंसर। तो Q1 डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, C1 इंटू कॉमन पोटेंशियल। कॉमन C1 कितना है 20 माइक्रो और वोल्टेज कितना है 40, तो ये आ गया मेरा 4 गुना 8 800 माइक्रो कूलम। और इसको तुम यहां से भी निकाल सकते हो Q1 डैश को, C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q टोटल। Q टोटल क्या होगा बेटा जरा बताना, देखो Q2 कितना है, Q1 तो 0 है, Q2 कितना होगा, व्हाट इज Q2, CV के बराबर होगा क्या Q2। तो 40, इसको मैं क्या 2400 माइक्रो कूलम लिख सकता हूँ, बोलो। यस सर। Q इक्वल टू CV 60 इंटू 40 2400 माइक्रो कूलम Q2 था। तो और Q1 क्या था 0, तो इसका मतलब Q टोटल जो है 2400 प्लस 0 2400। तो Q टोटल की अगर मैं बात करूं, Q टोटल तो दैट विल बी 24 माइक्रो प्लस 0, इट मींस इट इज इक्वल टू हाउ मच, टोटल चाहे तो 2400 माइक्रो कूलम होगा। तो C1 आ गया मेरा जिसका निकालना है 20 माइक्रो फेरेड अपॉन नीचे 20 प्लस 40 इंटू 2400, यह आ गया 20 इंटू 2400 डिवाइडेड बाई 60, कैंसिल कैंसिल 2 1 जा 2 3 जा 8 टाइम्स होगा। क्या बेटा दोनों से सेम आंसर आ रहा है। आप चाहे Q इक्वल टू CV लगाओ या फिर वोल्टेज वाला फॉर्मूला लगाओ, यू विल गेट द फाइनल चार्ज। तो एक पार्ट तो ये आ गया। इसी तरह Q2 डैश निकाल लो, क्या हो जाएगा C2 इंटू वोल्टेज, या फिर तुम ये वाला फॉर्मूला लगा लो C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q टोटल, दोनों से आपका आंसर सेम मिलेगा। C2 कितना है बेटा 40 माइक्रो फेरेड 40 माइक्रो, वोल्टेज कितना है मेरे पास 40, 1600 माइक्रो कूलम, 1600 माइक्रो कूलम। ठीक है, अब आपको, अब आप देखो इन दोनों को अगर ऐड करोगे 800 प्लस 1600 तो क्या 2400 आ रहा है, और आना भी चाहिए। तो ये रहा मेरे पास चार्ज। आकाश वर्मा रिपीट, बेटा इसमें रिपीट करने को क्या है, आपको मैंने कल की क्लास, अब आकाश ईमानदारी से बताएगा बेटा, मैं रिपीट कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं। आपने कल की क्लास अटेंड की थी या फिर उस लेक्चर को जाके दोहराया था। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ बिकॉज ये बहुत आसान प्रॉब्लम बेटा। आप एक बार नहीं 2 बार कहोगे, मैं 2 बार रिपीट कर दूंगा। लेकिन आप अगर एक बार समझिए, जब तक आप अपना एफर्ट नहीं लगाएंगे ना, कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला। तो एक कैपेसिटर था अनचार्ज, दूसरा चार्ज था, स्विच ऑन किया, चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा जब तक कि कॉमन पोटेंशियल ना हो जाए। कॉमन पोटेंशियल हमने कल लास्ट क्लास में डिराइव किया था, C1 V1, एक को C1 दूसरे को C2, जो अनचार्ज है उसका V1 क्या है 0, और Q1 डैश क्या हो गया CV, वोल्टेज में निकाल चुका हूं कॉमन वाला, वहां से निकाल दिया मैंने। सो विद दिस फॉर्मूला आई गॉट Q1 डैश भी आ गया, Q2 डैश भी आ गया। एनर्जी लॉस कितना होगा बेटा, चलो इसको नोट कर लिया क्या आप लोगों ने,
Yes, sir. एनर्जी लॉस देखते हैं कितना आ रहा है, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। एनर्जी लॉस तो फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा था, यू बिफोर का एनर्जी, आफ्टर का एनर्जी, दोनों मैंने कल आप लेक्चर के नोट देखेंगे उसमें साफ साफ है लॉस का ये फॉर्मूला है। ठीक है, मैं मूव ऑन। Yes, sir. तो लॉस इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर विल बी 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाय V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो C1 कितना है 20 माइक्रोफैरड 10⁻⁶। दूसरा कितना है 40 माइक्रोफैरड 10⁻�6 अपॉन C1 प्लस C2 मतलब 40 भी 60 माइक्रो 10⁻�6। V1 कितना है 0 माइनस वोल्टेज कितना V2 का 60 होल स्क्वायर। तो आप यहां से देख सकते हैं वेरी इजीली 20 1 जा 20 3 जा, तो आई एम गेटिंग, और ये 10⁻⁶ 10⁻�6 से कैंसिल हो गया 40/6 इंटू 10⁻�6 और ये 60 का स्क्वायर कितना हो गया 3600। ये 6 कैंसिल करेगा 600 मल्टीप्लाई कर दो 6 चौक 24 24 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻�6। तो आपका जो एनर्जी का लॉस आ रहा है वो आ रहा है 2.4 इंटू 10⁻⁻² आ रहा है क्या, क्योंकि इसको तुम क्या लिख सकते हो 2.4 इंटू 10⁻+4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻�6, 4 में से 6 गया -2, तो ये आंसर आ रहा है एनर्जी लॉस का। इस प्रोसेस में जब चार्ज शेयरिंग होगा तो कैपेसिटर प्लेट्स में इतनी एनर्जी लॉस होगी। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लॉस्ट इन द कैपेसिटर प्लेट्स। इट वॉज जस्ट अ फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम, कुछ भी बहुत तूफानी नहीं था इसमें। V1 0 था बिकॉज इट वॉज अनचार्ज। ठीक है, आगे बढ़े क्या? यस सर। Yes, ठीक है, sir. चलिए अब आप हेडिंग डालिए। जैसे आप 10th क्लास में आपने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं सीरीज में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 आता है। और 10th में पढ़ा होगा आपने, हो सकता है आपने स्कूल वगैरह में 12th में भी पढ़ा होगा कि पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आता है। इस तरह का कुछ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस देखा होगा आपने। ठीक है, तो उसी तरह आज हम देखने जा रहे हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। हेडिंग डालिएगा बेटा, सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप बताइए जरा, सीरीज कॉम्बिनेशन करने का मतलब बहुत आसान होता है कि इन टू इन ज्वाइन कर दो। जब रजिस्टर होता था बेटा, तो रजिस्टर में अगर सीरीज में होता था तो व्हाट वाज सेम, क्या सेम होता था? वोल्टेज या करंट सीरीज में? बोलिए बेटा, व्हाट इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता था, वोल्टेज क्या होता था? डिवाइड होता था। तो इसमें भी यहाँ पे वोल्टेज तो डिफरेंट होगा, V1 V2 V3। चार्ज क्या होगा? सेम, बिकॉज सीरीज में कनेक्टेड है तो जितना चार्ज बैटरी से निकलेगा उतना चार्ज अब हर कैपेसिटर पे फ्लो करेगा। तो चार्ज अगर इस पे Q है तो इस पे Q है और इस पे क्या होगा? सेम। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हैं चार्ज सेम होता है, हर प्लेट पे चार्ज सेम होगा, और दूसरा का वोल्टेज क्या होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिवाइड होता है, वोल्टेज डिवाइड। तो टोटल वोल्टेज जो होगा वो सम ऑफ वोल्टेज होगा। ठीक है, अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या? इन तीनों कैपेसिटेंस को हटाकर मैं एक सिंगल कैपेसिटर लगा दूं, वोल्टेज V और इसको मैंने क्या मान लिया C, और चार्ज क्या रह गया? सेम। तो V इज इक्वल टू Q/C, तो मैं लिख सकता हूँ Q/C। V1 को क्या लिख सकता हूँ? Q/C1। ओके ठीक है, मैं ओके थैंक यू। V3 इसको मैं लिख सकता हूँ Q/C1 क्योंकि चार्ज तो सेम रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। और V2 क्या लिख सकता हूँ? Q/C2, और ये आ गया Q/C3। अब देख सकते हो Q कॉमन है तो कैंसिल हो गया, तो क्या तुम्हारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये वाला आ गया क्या? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/3। ये रेजिस्टेंस में पैरेलल में लगता है क्या? रेजिस्टेंस में जब तुम लगाओगे तो ये कहाँ पे लगता है? पैरेलल में। तो यानी आपका याद रखिएगा कि जो प्रॉपर्टी कॉम्बिनेशन करने में सीरीज में लगता है वो कैपेसिटर के पैरेलल में लगेगा,
और जो सीरीज के पैरेलल में लगता है रेजिस्टेंस में, वो कैपेसिटर के सीरीज में लग जाएगा। ठीक है, यस Yes, सर। ठीक है। चलो अब जरा पैरेलल में आ जाते हैं। पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होगा, यानी दोनों एंड्स कॉमन होंगे। आई होप आपने अगर इसको नोट कर लिया तो जल्दी से मैच करिए और इसको आगे बढ़ता हूँ। सीरीज में क्या होगा, ये वाला कंसेप्ट अप्लाई होता है। चार्ज सेम रहेगा, जैसे करंट सेम होता है रेजिस्टेंस में, और यहाँ चार्ज सेम होगा और यहाँ वोल्टेज क्या होगा, डिवाइड मींस टोटल वोल्टेज इक्वली डिवाइड हो जाता है। सॉरी, इक्वली कह रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटेंस V इज इक्वल टू Q बाई C। वोल्टेज जो डिवाइड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस होगा, मतलब जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा उतना कम उसका वोल्टेज होगा, याद रखना। क्योंकि V इज इक्वल टू Q बाई C होता है, तो वोल्टेज विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस। अब आते हैं जरा पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑल द कैपेसिटर्स will have same common point। तो इसको मान लो C1, ये होगा C2, ये होगा C3। चार्ज अलग होगा सीरीज में, जैसे कि आपने पैरेलल में रेजिस्टेंस में पढ़ा था कि सर वोल्टेज सेम होता है, करंट डिवाइड होता है, तो यहाँ करंट के बजाय चार्ज डिवाइड होगा। Q1 आ गया, इसको मान लो Q2, इसको मान लिया Q3, और वोल्टेज क्या होगा सेम। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी क्या है कि वोल्टेज जो होगा वो सेम होगा, और करंट कह रहा हूं यहाँ पे, चार्ज क्या होगा, डिवाइड होगा। मीन्स अगर बैटरी से चार्ज Q चला है तो टोटल चार्ज जो बैटरी से निकला है वो डिवाइड हो गया 3 पार्ट्स में। ठीक है, और वोल्टेज जो होगा V1, V2, V3 दैट विल बी सेम। तीनों कैपेसिटेंस का वोल्टेज जो होगा वो सेम होगा और बैटरी के बराबर होगा, जो सप्लाई वोल्टेज उसके बराबर होगा। तो सीरीज में मैंने प्रीओ के राधिका, ये देखिए आप प्रीवियस स्लाइड देख लीजिए। सीरीज में चार्ज सेम, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। पैरेलल में वोल्टेज सेम, चार्ज डिवाइड हो जाता है। नो इन दिस प्रॉब्लम आप ये भी दे सकते हैं, अगर मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालूं, मतलब मैं तीनों कैपेसिटर्स को या चारों को हटाकर एक सिंगल कैपेसिटेंस लगाऊं, सिंगल, जिसको मैं मान लूं V, तो यू नो दैट व्हाट विल हैपन, चार्ज सेम होगा, तो Q को तुम क्या लिख सकते हो, CV। तो C की जगह टोटल चार्ज को आपने यहां से लिख दिया CE इंटू वोल्टेज। Q1 की जगह क्या लिख दिया, C1V। Q2 की जगह क्या लिख दिया, C2V। और Q3 की जगह क्या लिख दिया, C3V। अब वोल्टेज क्योंकि पैरेलल में सेम होगा तो आप वोल्टेज को आराम से कैंसिल कर सकते हैं डिवाइड करके, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो मिल जाएगा वो कम आउट टू बी C1 प्लस C2 प्लस C। याद रखिएगा। तो ये फॉर्मूला आ गया रेजिस्टेंस के सीरीज का, जो कि हम पैरेलल के कैपेसिटेंस के पैरेलल में लगा रहे हैं। रेजिस्टेंस के सीरीज का फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं कैपेसिटर के पैरेलल में। ओके, रेजिस्टेंस के सीरीज का फॉर्मूला लगेगा वोल्टेज के कैपेसिटर के पैरेलल में। अगर मान लो सारे कैपेसिटर्स इक्वल है, मान लो C है, तो मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बन जाएगा N टाइम्स C1 C, अगर 2 है तो 2C, 5 है तो 5C। तो ये कब लगाएंगे, फॉर इक्वल। इक्वल कैपेसिटर के लिए वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, yes sir, और इसी तरह अगर पैरेलल में आ गए तुम, और पैरेलल में मान लेते इक्वल आ गया, जरा अपने पेज को पलट के लिखना। अगर मान लो फॉर इक्वल, अगर सारे कैपेसिटर्स इक्वल है, तो ये मेरे पास क्या 1/C इज इक्वल टू N/C बन जाएगा क्या, 1 मान लो 5 बार C तो 1/C 5/C होगा, N बार है तो N/C हो गया। तो C जो होगा यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, ये बन जाएगा C/N। मतलब अगर 2 है तो C/2, 3 है तो C/3, 4 है तो C/4। इक्वल रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल।
ठीक है बेटा? Yes. Yes, चलो देखो, तो ये बहुत इतना काफी है थ्योरी के लिए। अगर हम आपसे बोले कि बताओ इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, टेल मी व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसको मान लेता हूं मैं, लेट मी से 10 माइक्रोफैरड, ये हो गया 4 माइक्रोफैरड और ये हो गया 6 माइक्रोफैरड। तो टेल मी व्हाट इज द इक्विवेलेंट एंड इसको मान लेते हैं 10 वोल्ट का। सो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? अब देखिए, 2 पैरेलल में है, उसके बाद एक सीरीज में। तो 4 और 6 वाला पैरेलल में दिख रहा है क्या आपको? Yes, sir. Yes, sir. ये पैरेलल में, इन दोनों को पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दो। तो पैरेलल में फॉर्मूला बेटा याद रखो क्या होता है। पैरेलल में क्या होता है? सिंपल जुड़ जाएगा C1 + C2। Yes, sir. तो क्या ये 6 4 10 बन जाएगा? yes, sir. तो इसका मतलब ये आ गया मेरा 10 का, और ये भी कितना होगा 10 का, और ये वोल्टेज लगा दे मेरे 10 वोल्ट का। अच्छा, क्या ये दोनों सीरीज में आ गए? Yes, तो sir. ये इंटू इन जॉइंट है, रजिस्टर का चार्ज क्या होगा? तो सीरीज में क्या होगा? 1/C 1/C 1/C। अगर इक्वल होते हैं तो क्या C/2 हो जाएगा क्या? Yes, sir. तो ये 10/2 5 आ जाएगा। मतलब फाइनली जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगा मुझे, वो कितने का मिलेगा? 5 माइक्रोफैरड। हाउ मच? 5 माइक्रोफैरड इज द करेक्ट आंसर। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस सर्किट का जो CE है वो मिल गया मुझे कितना? 5 माइक्रोफैरड। बहुत आसान प्रॉब्लम था। अगर क्वेश्चन हमसे पूछ रहे टोटल चार्ज बताओ फ्रॉम बैटरी, कि बैटरी से कितना चार्ज निकलेगा, टोटल चार्ज फ्रॉम बैटरी। बैटरी से टोटल, सर मैंने आपको अपॉन में बताया था, ठीक है वो गलत है बेटा, वो अपॉन में नहीं आएगा, वो 5 आएगा। तो टोटल चार्ज होगा Q इंटू टोटल C इंटू V। यानी आप C का मतलब क्या, पूरे कैपेसिटेंस को कंबाइन करके एक सिंगल कैपेसिटेंस बना दें, तो टोटल चार्ज जो बैटरी से निकलेगा Q मान लो वो C कितना हो गया? 5, वोल्टेज कितना है 10, तो मुझे टोटल चार्ज आएगा 50 माइक्रो कूलम। Total charge from the battery will be 50 microcoulomb. ठीक है? Yes, sir. बैटरी का टोटल चार्ज होगा 50 माइक्रोकूलम। ये आ गया चार्ज। फिर बैटरी के टोटल चार्ज फ्रॉम बैटरी विल बी 50 माइक्रोकूलम। चलो अब एक क्वेश्चन अगर मैं तो आपको दिखाता हूँ। लेट मी शो यू वन मोर प्रॉब्लम। अगर हम बोल दें कि ये 2 कैपेसिटर्स हैं और ये 2 कैपेसिटर, ठीक है, यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया? वोल्टमीटर। और इस वोल्टमीटर की रीडिंग आ रही है 40 वोल्ट। कितना आ रहा है बेटा? 40 volt. 40 वोल्ट, ठीक आ रहा है। और इसका जो कैपेसिटेंस है वो है 10 माइक्रोफैरड, और इसका कैपेसिटेंस है 20 माइक्रोफैरड। इसको तुम मान लो C1, इसको मान लो C2। ये बताओ ये C1 C2 किस में कनेक्टेड है? सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में। सीरीज में। Yes. तो क्या सेम होगा इन दोनों में? चार्ज। चार्ज सेम होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि फाइंड द चार्ज ऑन C1 एंड C2। बताओ C1 C2 पे चार्ज क्या होगा? पहला पार्ट, चार्ज ऑन C1 C2।
कितना चार्ज होगा C2 पे, कितना चार्ज होगा C1 में। अच्छा ये तो बता सकते हो कि दोनों पे सेम चार्ज होगा या अलग अलग चार्ज होगा? सेम। सेम होगा, वेरी गुड। ओके, क्या तुम्हें C2 का वोल्टेज दिया हुआ है? यस सर। यस सर। कितना दे रखा है C2 का वोल्टेज? 40 वोल्ट। 40 वोल्ट। अब तुम्हें CB दे रखा है, तो क्या Q इक्वल टू CB नहीं लगा सकते तुम? यस सर। तो बताओ Q इक्वल टू CB लगाने के बाद क्या मुझे Q2 मिल जाएगा? C2 इंटू V2, और वोल्टेज C2 कितना है 10 माइक्रो, और वोल्टेज कितना है 40, तो क्या 40। मुझे 400 माइक्रो कूलम मिल गया क्या? यस सर। इट मींस कैपेसिटर C2 पे 400 माइक्रो कूलम का चार्ज है। तो हाउ मच विल बी द चार्ज ऑन C1? Q1 कितना होगा? हाउ मच विल बी द Q1? अरे बोल दो भाई। 400 माइक्रो। 400, बिकॉज दोनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। 400 इसका भी आ गया, सेम चार्ज होगा, वेरी गुड। अब अगर मैं यहाँ दूसरा पार्ट बोल रहा है कि वोल्ट टोटल वोल्टेज ऑफ बैटरी, बैटरी का कितना वोल्टेज है? चलो सोच के बताओ। अब तुम्हें V2 तो, अच्छा सीरीज में क्या होता है, टोटल वोल्टेज ऐड हो जाते हैं क्या? टोटल वोल्टेज ऐड होता है, तो ये तो मेरे को पता चल गया। हाउ मच इज दिस? V2। और ये क्या है? V1, जो कि मुझे पता नहीं। तो ये तो तुमको पता है कि सर टोटल वोल्टेज जो होगा V, वो V1 प्लस V2 होगा, बिकॉज सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है तो हम ऐड कर देते हैं। और V2 मेरे को पता है, क्या मैं V1 निकाल सकता हूँ? क्या मैं V1 निकाल सकता हूँ? यस सर। ओके, वेरी गुड। कैसे बेटा, जरा बताना कैसे? सर V2 V सर C1 पे 20 चाहे तो Q1 पे नहीं होगा 20, आपका समझ ना। C1 पे 20 चाय, चाय क्या होता है? वेदांत, मेरी आपकी बात नहीं समझ में आई। सीरीज में चार्ज सेम होता है, सीरीज में चार्ज सेम होता है और वोल्टेज अलग होता है। तो जो वोल्टेज, सॉरी, जो चार्ज C2 पे है वही चार्ज C1 पे होगा। दोनों जुड़ेंगे नहीं बेटा, सीरीज में चार्ज सेम होता है। जैसे रेजिस्टेंस आप लगाते हैं तो सीरीज में व्हाट हैपेंस, करंट सेम होता है ना दोनों का, सीरीज का। उसी तरह सीरीज कैपेसिटर में चार्ज सेम होगा। तो क्या मैं V1 को Q1 अपॉन C1, हाँ बिल्कुल सही, Q1 अपॉन C1। और Q1 मेरे को पता है कितना, 400 माइक्रो, और C1 मुझे पता है 20 माइक्रो। माइक्रो मतलब माइक्रो माइक्रो कैंसिल, 20 वोल्ट आ गया। सो टोटल वोल्टेज कितना मिल गया मुझे? V1 20, V2 क्या होगा 40। क्या मुझे टोटल बैटरी 60 वोल्ट की मिल रही है क्या? यस सर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यस सर। टोटल वोल्टेज मुझे कितने का मिल गया? 60 वोल्ट का हो गया। और अगर मैं यहां से आपको पूछ लूं कि बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, तो सीरीज का फॉर्मूला लगा दो। सर V1 वाला पार्ट देखो बेटा, V क्या होता है? V1 क्या होगा? Q1 अपॉन C1। तो Q1 मैं निकाल चुका हूं 400, और C1 मुझे दे रखा है 220 माइक्रोफैरड। तो बस सिंपल, V2 तो मुझे पता था ना, V2 तो यहाँ पे देखो दे रखा है कि वोल्टेज 2 वाले कैपेसिटर का वोल्टेज 40 दे रखा है। मुझे 1 वाले का वोल्टेज निकालना था, तो Q/C, V इज इक्वल टू Q/C। Q1 पता है, C1 पता है, निकाल लिया, डिवाइड करके 20 वोल्ट आ गया। चलिए एक और प्रॉब्लम देता हूं बेटा, पैरेलल पे एक प्रॉब्लम देता हूं। मान लो ये दो कैपेसिटर्स है 6 माइक्रोफैरड के। ये है मेरे पास 6 का, और ये हो गया मेरे पास 4 का। ओके, सॉरी मेरा गला खराब है इसलिए मैं, कोई बात नहीं बेटा, इट्स नो इशू। आप चैट बॉक्स में इंटरेक्ट कर सकते हैं। और हमने इसको सप्लाई कर दिया, फॉर एग्जांपल लेट मी से 20 वोल्ट की बैटरी से सप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि चार्ज ऑन बोथ,
इससे आसान सवाल हो नहीं सकता कुछ। क्या क्या चार्ज होगा दोनों के ऊपर? व्हाट विल बी द चार्ज ऑन बोथ? What will be the charge on both? सर 2000 कूलम। 2000। अच्छा, मतलब ऐड कर दिया आपने बोथ का मतलब, तो आप इसको Q1 मान सकते हैं। सो Q1 विल बी इक्वल टू, अब वोल्टेज दोनों का सेम होगा, वोल्टेज दोनों में 20 वोल्ट होगा। यस सर। तो C1 कितना है? 6 माइक्रो। वोल्टेज कितना होगा? 20 6 12 120 माइक्रो कूलम। और Q2 कितना होगा? C2 इंटू वोल्टेज, वोल्टेज सेम है, तो C2 कितना होगा? 4, वोल्टेज कितना? 20 आ गया कितना? 4 to 800, सॉरी 4 to 80 माइक्रो कूलम। तो टोटल चार्ज बैटरी से कितना निकला होगा? Q क्या होगा? दोनों को जोड़ दो, 120 plus 80 200 माइक्रो कूलम इज द चार्ज विच इज कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम द बैटरी। बैटरी से 200 माइक्रो कूलम का चार्ज बाहर आ रहा है। ठीक है, बहुत आसान था, इससे आसान क्या दे सकता हूं? चलिए अब देखिए बेटा, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। जरा ये आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसको देखिए आप एक बार समझ। कह रहे हैं दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने फिल किया। टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 हैव बीन इंसर्टेड इन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर एज शोन। मतलब एक कैपेसिटर था, इस तरह मान लो, उसको दो हिस्से में बांटा, d/2 और आधे हिस्से में आपने भर दिया K1 और आधे हिस्से में आपने भर दिया K2। अब कह रहा व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंसर्टेड। एक तरीका तो बेटा मेरे पास वो वाला है, कौन वाला? पार्शियली फिल्ड कैपेसिटेंस वाला, जो कि बोलता है एप्सिलॉन नॉट पार्शियली फिल्ड कैपेसिटेंस। एक तरीका तो मेरे पास है, कौन सा? अगर इस तरह का सिस्टम हो तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। ठीक है, एक तरीका तो वो है मेरे पास। दूसरा तरीका क्या है कि मैं क्या ये मान सकता हूं कि इसको अगर एक कैपेसिटर मान लो C1 मान लो और इसको मान लो C2, तो क्या ये मेरे पास दो कैपेसिटर बन गए क्या? बोलिए, आर दीज टू कैपेसिटर्स? और ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में लग रहे हैं क्या? यस सर। दोनों कैपेसिटर सीरीज में लग रहे हैं। अगर मैं इसको मान लो C1, इसको मान लो C2, तो क्या आप सीरीज का फॉर्मूला लगा के नहीं निकाल सकते हैं? सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? 1/C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो एलसीएम ले लेते हैं हम, C1 C2, ऊपर आ गया C2 प्लस C1। तो अगर दो कैपेसिटर है तो हम पैरेलल का, सॉरी, अगर दो कैपेसिटर है तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर दो कैपेसिटर दिए हुए हैं तो हम इस तरह का फॉर्मूला लगा सकते हैं, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो आप C1 निकालो C2 निकालो, क्योंकि सीरीज में है तो सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया। सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया। सीरीज का फॉर्मूला लगाने के बाद आप बहुत आसानी से यू कैन गेट द आंसर। तो सीरीज का फॉर्मूला, तो C1 क्या होगा पहले बताओ? C1 क्या होगा? C1 क्या होगा? यू नो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। तो यहाँ पे C1 होगा K1, क्योंकि डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, एप्सिलॉन नॉट एरिया, एक डिस्टेंस क्या जाएगा? D/2 हो जाएगा क्या? देखो बेटा, क्योंकि जब आपने फिल कर दिया तो इसका डिस्टेंस D/2 ही रह जाएगा, D नहीं रहेगा। तो आप इसके D को ऊपर 2 को ऊपर लेते हो तो बन जाएगा 2K1 एप्सिलॉन नॉट A/D, और ये C2 जो बन जाएगा ये बन जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2। अगेन दिस 2 विल कम अबव, और मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा 2K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। अब मुझे C1 पता है, C2 पता है, इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे और मुझे आंसर मिल जाएगा।
ठीक है। एप्सिलॉन नॉट ए नहीं बताया, ऐसे नहीं हो पाएगा, ये आपको पूरा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये आप तो इसमें पुट करेंगे, आपको जो वैल्यू आएगी इस इक्वेशन में पुट करके आप वैल्यू निकाल लीजिए। ओके यार, Yes. अगर आप एक बार मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैप्टर को जो इतना वो पढ़ाया गया है, अगर आप इसको ढंग से नहीं पढ़ेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तो आगे के चैप्टर्स में आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा और आप आखिर में टीचर के ऊपर ब्लेम डालेंगे। ठीक है, क्योंकि आप अपना ब्लेम तो कोई लेता नहीं है। देयर इज नो वन हु टेक्स ब्लेम ऑन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। लेकिन आप ब्लेम किसी को दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, नुकसान तो आपका हो रहा है। तो बहुत एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है, आप जितने भी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं वो उसको ढंग से रिवाइज करिए। ठीक है, चलिए। तो कैपेसिटेंस आ रहा, मैं आपको एक लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है डाइपोल, उसको पढ़ाता हूँ। तो यहाँ इससे ज्यादा कैपेसिटेंस, अब क्वेश्चन इससे, अब मैं आपको किसी एक दिन जो है कैपेसिटेंस के बेस्ड क्वेश्चंस भी करा दूंगा। राजू का आंसर है हाँ, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी रख के कॉमन लेके आ जाएगा। चलिए, तो आइए आप नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो आई एम रेडी फॉर दिस टॉपिक। अच्छा चलिए जल्दी बताइए, व्हाट इज डाइपोल बेटा? डाइपोल क्या होता है? डाइपोल, डाई का मतलब दो और पोल का मतलब पोल। तो याद रखिएगा, इक्वल अपोजिट चार्जेस, बहुत आसान डिफिनेशन है। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। किसी इक्वल अपोजिट चार्ज को स्मॉल सेपरेशन से सेपरेट करते हैं तो दैट सिस्टम इज नोन एज डाइपोल। इक्वल अपोजिट सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक चार्ज ले लिया -q और उसका अपोजिट चार्ज ले लिया क्या, +q, और इनके बीच का डिस्टेंस मान लिया d, तो ये सिस्टम आपको डाइपोल कराना। सिंपल, डाइपोल इज नथिंग बट इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। अगर आप इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बनाना चाहें तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और नेगेटिव पे इंटर होता है। पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव पे इंटर होता है। तो ये इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायग्राम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, पॉजिटिव से निकलेगा। अच्छा एक बात याद रखिए, यहाँ पे से एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब वेक्टर है तो इसके पास डायरेक्शन होगा, बिकॉज वेक्टर का मतलब ही होता है एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। ओके, Yes, sir. ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर, इसको हम लिखते हैं चार्ज इनटू डिस्टेंस। जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर का पी से लिखते हैं, जैसे मोमेंटम को पी से लिखते हैं, तो डाइपोल मोमेंट जो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन जो है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, मतलब आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम मीटर हो जाएगा, कूलम मीटर हो जाएगा। इसकी एक यूनिट डिब्बाय भी होती है, डिब्बे। डाइपोल मोमेंट की सिंपल यूनिट क्या हो जाएगी, इट विल बिकम व्हाट, कूलम मीटर। और एक सीजीएस यूनिट होती है डीवी वाई। इसका कोई काम नहीं है, भूल जाइए, देयर इज नो नीड ऑफ डिफाइन। सो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है पी जिसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव। बस इतना जानना आपको।
ओके अगर मैं पूछूं व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ डाइपोल, नेट चार्ज कितना होगा बेटा? 0 होगा। किसी डाइपोल का नेट चार्ज क्या होगा? क्योंकि इक्वल अपोजिट चार्ज है तो माइनस और प्लस मिला के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। माइनस और प्लस मिला के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. अगर मैं आपसे पूछूं कि एक स्फेयर के अंदर मैंने डाइपोल लग दिया, डाइपोल ये एरो का मतलब है, तो इसका फ्लक्स कितना होगा? अगर मैंने स्फेयर के अंदर, सर मेरा बारिश लगे नेटवर्क लैग हो रहा है, कोई बात नहीं, बारिश हो रही तो यहाँ भी बारिश हो रही है। अगर हम ये बोले कि अगर एक क्लोज सरफेस के अंदर मैंने डाइपोल लग दिया, डाइपोल मतलब एरो हम बना रहे, डाइपोल का मतलब हुआ कि इधर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, इधर क्या होगा? प्लस क्यू। तो इस सरफेस का फ्लक्स क्या होगा? व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस? तो यू नो गॉस थ्योरम जब अप्लाई करते हैं तो फ्लक्स क्या होता है? क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। और टोटल चार्ज क्या होगा डाइपोल का? 0 हो जाएगा क्या? बिकॉज माइनस प्लस बराबर है, तो ये हो जाएगा क्या? 0 बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर आप किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर एक डाइपोल लगते हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि डाइपोल का नेट चार्ज क्या होता है? 0 होता है। बिकॉज द नेट चार्ज ऑफ द डाइपोल इज 0। Yes, sir. ठीक है, चलिए अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेरे पास 10 मिनट बचा हुआ है, 10 मिनट में 10-15 मिनट जो भी बचे उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, हेडिंग डालिएगा साहब। डाइपोल क्या होगा? इक्वल अपोजिट चार्जेस होते हैं, माइनस प्लस चार्ज से सेपरेटेड होते हैं, और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं डाइपोल की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड ये लिया मैंने डाइपोल, माइनस क्यों लिया गया? प्लस। तो हम बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड दो पोजीशन पे निकालें। एक होगा यहां पे जिसको हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, और एक होगा इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दूसरा क्या होगा? जिसको हम इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। इक्वेटोरियल मतलब, जिसका इक्वेटोरियल का मतलब क्या होगा? दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये आपके डाइपोल मोमेंट का, डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। दैट इज नोन एज परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इन दो पोजीशंस पे हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला हम टास्क करने जा रहे हैं एक्सियल पोजीशन का। कहां पे निकालेंगे बेटा? एक्सियल का। और मैं मान लेता हूं कि डाइपोल का डिस्टेंस जो है वो 2a है। क्या मान लेता हूं? 2a, ताकि सेंटर से एक का क्या मिल जाए? a, और दूसरे का क्या मान ले? तो द डिस्टेंस ऑफ द टू चार्जेस ऑफ द डाइपोल इज 2a। तो एक का a, दूसरे का भी क्या हो गया? a हो गया। तो चलिए लिखते हैं एक्सियल पोजीशन। लेट अस राइट द एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पे निकालता हूं मैं। व्हाट इज द डाइपोल एक्सियल पोजीशन? एक्सियल का मतलब वो इसके एक्सिस पे माइनस प्लस। मान लो ये डिस्टेंस है, तो हमने क्या किया? डाइपोल के सेंटर से जो डिस्टेंस है उस पॉइंट का r मान लिया। ठीक है, अब अगर हम ये पूछे कि व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, ये कितना होगा? तो क्या ये r माइनस ए हो जाएगा? बोलो, टोटल r था और ये a था, तो चार्ज का डिस्टेंस क्या होगा? r माइनस। और अगर मैं यहां से डिस्टेंस पूछूं तो क्या ये r प्लस ए हो जाएगा? क्या बोले? दिस भी r प्लस। Yes, sir. ठीक है, r प्लस हो गया, r प्लस। अब देखो, अगर मैं पॉइंट P की बात करूं तो पॉइंट P पे नेगेटिव वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ खींच रहा होगा, और पॉजिटिव वाला चार्ज जो है अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये नेगेटिव वाला होगा, ये क्या होगा? पॉजिटिव वाला। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या दोनों का डिफरेंस होगा? क्या जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट,
क्या वो ई प्लस माइनस ई माइनस होगा? दोनों का डिफरेंस जाएगा, मतलब प्लस वाले का माइनस कर दीजिए अपोजिट से। चलो मैं दिखाता हूं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो पॉजिटिव वाले चार्ज की वजह से क्या मिलेगा? के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना पॉजिटिव वाले का? आर माइनस ए का होल स्क्वायर। और नेगेटिव वाले चार्ज से जो आपको मिला है, ई माइनस बोल दे रहा हूं मैं, वो आ रहा है के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मुझे मिल जाएगा वो दोनों का डिफरेंस मिल जाएगा। क्या बोलो? Yes, sir. माइनस कर दो तुम नेगेटिव वाले से, तो प्लस वाला आ गया क्या? के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको माइनस कर दिया के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब देखो मैथमेटिक्स लगाने जा रहा हूं मैं, सिंपल अलजेब्रा है, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आपको ही मिल जाएगा। के क्यू कॉमन ले लेते हैं जरा, नीचे मैं एलसीएम ले लेता हूं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं। आपको बताओगा ए प्लस बी और ए माइनस बी बेटा कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, वही आइडेंटिटी हम यूज करने जा रहे हैं। तो के और क्यू को कॉमन ले लो अगर मैं, सो नीचे मुझे मिल गया आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इधर मुझे मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर, यहां मिल जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा इसको ओपन करता हूं मैं। नीचे बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दो बार है तो मैं दो बार को क्या आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। आर माइनस ए आर प्लस ए, फिर उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर ये बन गया, इसको ओपन करता हूँ, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ar, और माइनस बन गया आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ar। मैंने ए प्लस बी और ए माइनस बी होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर कैंसिल, 2ar क्या बन गया? 4ar। तो फाइनली मुझे मिला के क्यू इंटू 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप इसको नोट करिए, तो अगली स्लाइड पे मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। सर कर लिया नोट। एक मिनट सर। ठीक है, डेरिवेशन बहुत आसान है बेटा। पॉइंट पी पे मैंने पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, नेगेटिव से निकाला, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस कर दिया और उसके बाद मैथमेटिक्स लगा दिया। डन सर। अच्छा, अब आप मुझे बता सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट जो था वो क्या था? चार्ज इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना मेरे पास? 2a है क्या? तो q इंटू 2a को मैं p लिख सकता हूं। तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आया कितना है? के क्यू इंटू 4ar, आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें देखो, मैं अगर p लिखना चाहूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, q इंटू 2a इंटू 2r। कैन आई राइट लाइक दिस बेटा? बोलो। Yes, sir. अब q इंटू 2a को क्या p लिखा जा सकता है? डाइपोल, क्योंकि चार्ज इंटू टोटल डिस्टेंस क्या है? p के बराबर। तो ये लिख सकते हैं मैं kp 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये फॉर्मूला किसका? 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एक नेगेटिव क्वांटिटी, सॉरी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो, पॉजिटिव वाला चार्ज करीब में है, इसका मतलब पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और नेगेटिव वाला चार्ज दूर है, इसका मतलब क्या होगा? नेगेटिव वाला जो होगा कम होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस तरफ आएगा क्या? ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और ये क्या? डाइपोल मोमेंट। इसका मतलब एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के बराबर होता है, मिस माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है।
तो आप लिख लीजिएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा is equal to, is same as direction of electric field is same as direction of dipole moment. जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा कहां पे, एक्सियल पोजीशन पर। नोट कर लिया क्या बेटा आप? नो सर कर रहा है। ठीक है, Yes, नोट करिए। सर हो गया। ठीक है, अब इसमें एक स्पेशल केस आता है कि मान लीजिए कि आपका जो पॉइंट है, जो डिस्टेंस है वो बहुत दूर है, यानी जो आर है, ये आर डिस्टेंस है, मतलब जो पॉइंट जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं दैट इज मच मोर देन ए। इट मींस डाइपोल से बहुत दूर आप निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वेरी फार। तो आपको पता है अगर आप एक बहुत बड़ा नंबर एक छोटा नंबर है तो यू कैन से दैट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सर वो निगलेक्ट, हाँ बिल्कुल से वो निगलेक्ट हो जाएगा। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं निगलेक्ट करके आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने निकाला है 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो होल स्क्वायर है दैट विल बिकम सिंपली आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये बन गया क्या 2kpr अपॉन आर पावर 4, जिसको आप लिख सकते हैं 2kp अपॉन आर। ये रिजल्ट याद रखिएगा एक्सेल का। टू kp अपॉन आर क्यूब, और पॉइंट चार्ज में 2k अपॉन आर 2kq अपॉन आर स्क्वायर होता था, डाइपोल में आर क्यूब आता है, डाइपोल में आर क्यूब आता है। क्या ये नोट कर लिया आपने? yes sir, यस सर। चलिए एक लास्ट टॉपिक बचा है एक्सियल पोजीशन। सॉरी एक्सियल होगा कौन सा, इक्वेटोरियल यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, चलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला निकालते हैं जिसको हम इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। इक्वेटोरियल, ये डाइपोल लिया माइनस क्यू प्लस क्यू, ये मैंने लिया इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सेंटर से डिस्टेंस क्या मान लिया p, सॉरी पॉइंट p का जो डिस्टेंस है वो मान लिया r, और ये हो गया a और ये हो गया a। तो मुझे बताना बेटा कि ये जो नेगेटिव वाला है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगा, और ये जो पॉजिटिव वाला है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा क्या? यस सर। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। अगर बीच से लाइन डालें तो ये थीटा और ये भी कितना होगा, 2 थीटा हो जाएगा सर। तो ये क्या 2e cos थीटा बनना है क्या? यस सर। इसको रिजॉल्व तुम करोगे जब, अगर आप इसको रिजॉल्व करेंगे, इफ यू आर गोइंग टू रिजॉल्व इट, रिजल्टेंट हमारा। तो ये ऊपर क्या होगा, e sin थीटा, यस सर। और नीचे भी क्या होगा, e sin थीटा। यस सर। इधर क्या होगा, 2 बार e cos थीटा होगा, तो क्या इसको 2e cos थीटा लिख सकता हूँ क्या? यस सर, 2e cos थीटा। तो मेरे पास जो इसका मतलब, अच्छा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आ रहा है। तो आपको कुछ समझ में आ रहा कि अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट, और Yes, अगर आप जो है एक्सियल पोजीशन पे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है
वही किसका डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो आप एक बात समझिएगा कि यहाँ पे इसमें क्या होता है, लिख लीजिए पहले यहीं पे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट ऑफ जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, 2E cos थीटा। फाइन। अब इस ट्रायंगल से आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये r है, ये है और ये थीटा है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये क्या अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बन जाएगा। और cos थीटा की जो वैल्यू होगी, cos थीटा की वैल्यू वो था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो a अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो। बोलिए, एम आई राइट? Yes, अब अच्छा, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो आगे बेटा ई की जो वैल्यू है, ई की वैल्यू वो क्या के क्यू बाई आर स्क्वायर है। यस सर। आर कौन सा डिस्टेंस, स्मॉल आर, ये वाला स्मॉल आर डिस्टेंस, स्मॉल आर नहीं सॉरी, ये वाला अंडर, ये वाला डिस्टेंस है, दिस वन। आपको डिस्टेंस के लिए ये चाहिए ना, ओ पी ए बी वाला, सॉरी ए बी वाला, यस सर। ए पी के क्यू अपॉन ए पी का स्क्वायर, और एपी का हाइपोटेन्यूज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मुझे मिल रहा है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट है, उसका स्क्वायर कर दो तो रूट कैंसिल, रूट अंडर रूट हट जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब तुम्हें ई मिल गया, cos थीटा की वैल्यू पता है, यहाँ रख दो आंसर मिल जाएगा। तो 2, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ई, दोनों को कंबाइन करो और आंसर मिलेगा। ई की जगह मैंने 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू ऊपर है a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब देखो इसमें पावर ऐड हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है, और 2 के क्यू ए अपॉन की पावर 3/2। चलिए इसको नोट करिए जरा। सर कर लिया। Is this noted? Yes, sir. ठीक है। अब देखो बेटा, क्या मैं आपको बता, डाइपोल मोमेंट P क्या होता है, चार्ज इनटू टोटल डिस्टेंस। तो मुझे क्या मिला इक्वेटोरियल पोजीशन पे, K इंटू Q2A, यहाँ पे देखो ये वाला K 2KQA अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आर क्या, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। तो ये मुझे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, P, तो मुझे फाइनल फॉर्मूला मिलेगा KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, याद रखिएगा उसमें क्या है, 2KP अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला एक्सियल का है, और इक्वेटोरियल का फॉर्मूला मुझे मिल गया, इसको इक्वेटोरियल लिख देता हूँ। अच्छा, इसमें भी अगर मैं वही कंडीशन मान लूं कि जो पॉइंट है वो बहुत दूर है, मतलब पॉइंट इज मच अवे फ्रॉम द डाइपोल, तो क्या इस केस में हम आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पुट करेंगे वैल्यू जब हम KP अपॉन आर स्क्वायर की पावर 2 कैंसिल, आई विल गेट व्हाट, KP अपॉन आर। ये रिजल्ट याद रखिएगा। एक्सेल में क्या था, 2KP अपॉन आर क्यूब, एक्सेल में क्या मिला था मुझे, 2KP अपॉन आर क्यूब, और इक्वेटोरियल में क्या मिल रहा है, KP अपॉन आर क्यूब।
तो एक्सियल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलता है वो डबल होता है। तो यहां से एक रिजल्ट लिख सकते हैं कि एक्सियल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डबल है किसका, इक्वेटोरियल का। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये डेरिवेशन भी खत्म होता है डाइपोल का, और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, 3 चैप्टर कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी। Yes, sir. तो क्या आप सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, यस सर। चलिए, तो मैं आई एम लिविंग द क्लास, मैं किसी को होस्ट बना दे रहा हूँ। मंदयाल सबसे ऊपर है, लेट मी मेक हिम होस्ट। सर मुझे आप होस्ट बना दीजिए। अच्छा सर, आप हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? ओके, Yes, sir. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर ओके।